ये बातचीत, संवाद, गपशप, संस्मरण की श्रृंखला आर्ट मैटर्स में आप सबका स्वागत है। हमने 10 वर्ष पहले ये श्रृंखला शुरू की थी और अब तक इसके 80 सत्र हो चुके हैं। ये 80वां सत्र है जो आज संपन्न होगा। बीच बीच में ऐसा कहना तो उचित नहीं होगा कि विषयों की कुछ कमी हो गई है। विषय तो अपार हैं, उतने ही अपार हैं जितना संसार अपार है, लेकिन उस पर कायदे से बोलने वाले वक्ताओं की थोड़ी कमी अलबत्ता है। तो हमारी एक दिक्कत ये होती है कि बार बार उन्हीं लोगों को बुलाएं तो ये भी ठीक नहीं लगता है। और बहुत सारे युवा लोग होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन उनकी प्रतिभा का प्रताप मुझ तक नहीं पहुंचता है। तो मैं कई बार इसमें सोचता हूँ कोई तरीका होना चाहिए ऐसा। सामने आ जाइए कोई। तो बहरहाल आज का ये सत्र अपूर्वानंद ने जो एक नई पुस्तक लिखी है, मुक्तिबोध की लालटेन, उस पर एकाग्र है। हम उनसे बातचीत कर उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। (1964) में जब मुक्तिबोध की अकाल मृत्यु के कुछ महीने बाद, मेरा ख्याल है कि यही महीना था 11 सितंबर जब उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उनका पहला कविता संग्रह करीब 2 महीने बाद शायद अक्टूबर में कभी प्रकाशित हुआ था। और ये उसके पहले संस्करण की कृति है जो मेरे पास अभी भी बची हुई है। एक तरह से मैं मुक्तिबोध के आदि आलोचकों में से हूँ। ये मुझे पता नहीं था जब तक नंदकिशोर नवल ने अपने एक लेख में इसका उल्लेख नहीं किया। उस समय, और ये दिलचस्प है, उस समय यहाँ कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का एक दफ्तर होता था हेली रोड पर। उसमें मुझे आमंत्रित किया था कि आप मुक्तिबोध पर अंग्रेजी में कुछ कहिए। तो वो जो मेरा लेख है भयानक खबर की कविता, वो अंग्रेजी में लिखा गया था। उसका शीर्षक था हॉरर एंड होप ऑफ मुक्तिबोध, और उसमें सिर्फ उद्धरण जो थे वो हिंदी में ही दिए, मूल में ही दिए गए। अब दिलचस्प ये है कि उस बैठक में अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने, और अज्ञे जी, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, निमी जी, कई लोग उपस्थित थे। तो बहरहाल अब उसको लगभग 60 वर्ष होने आ रहे। उसके बाद भी मैंने मुक्तिबोध पर कुछ लिखा है, पर जब ये पुस्तक आई, और आपको याद होगा कि मुक्तिबोध की रचनावली 1980 में प्रकाशित हुई, जो कि रचनावलियों का एक प्रतिमान ही मानी जाती है नेमिचंद्र जैन के संपादन में। तो ये जो रचनावली है, इसको किसी ने ध्यान से पढ़ा हो और लिखा हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। उसका जिक्र बहुत होता है, और ज़्यादातर लोग मुक्तिबोध की कविताओं का जिक्र करते समय उनके इस संग्रह भर को, पहले संग्रह भर को पढ़ते हैं। अपूर्वानंद ने सौभाग्य से इसको बहुत ध्यान और जतन से उनके सारी कविताओं को पढ़ा है, और उनके पत्रों को, उनके मित्रों को,
उनके दूसरे लोगों ने जो लिखा है उसको, आज जो हो रहा है उसको, इस सब को अपने पढ़ने में शामिल किया है। तो ये सिर्फ एक बड़े लेखक की इबारतों को ध्यान से, जतन से पढ़ना भर नहीं है, उसके बहाने उनके समय को और अपने समय को, दोनों को पढ़ना भी है, जो इसकी खास बात है। दूसरी बात यह है कि इसका हर अध्याय, इसके हर अध्याय का शीर्षक मुक्तिबोध की किसी काव्य पंक्ति का है, और इसके छोटे छोटे अध्याय हैं। तीसरी बात यह है कि मुक्तिबोध को या किसी भी लेखक को उसकी समग्रता में कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी शिक्षा इसके पाठकों को मिलेगी। अक्सर पढ़ना बहुत सारे सामान्यीकरणों की गिरफ्त में आना भी हो गया है। 2-4 लाइनें पढ़ी, उसके बाद एक सामान्यीकरण उभरा, और उसके बाद और या तो एक सामान्यीकरण पहले से ही मन में जमा होता है किसी पूर्वाग्रह के रूप में, और उसकी वो सत्यापित होता है उद्धरणों से। तो ये बहुत एक प्रचलित पद्धति है। जब अपूर्णानंद मुक्तिबोध को पढ़ते हैं तो वो मुक्तिबोध के बहुत सारे और पक्षों को और अपने ही पहले कहे गई बातों को भी याद करते हैं। यानी यूं तो पुस्तक एक तरह से खंड खंड है, यानी कई अध्यायों में है, लेकिन वो किसी अध्याय में आपको किसी और अध्याय में कही गई किसी बात को भी याद करके जोड़ लेते हैं। तो ये भी एक है कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम ही को ये याद नहीं रहता है कि हमने पहले क्या कहा था। उस समय के जो राजनैतिक और साहित्यिक राजनैतिक परिदृश्य है, उसको भी अपूर्णानंद ने बहुत कुशलता से और एक तरह की वस्तुनिष्ठता से, वो स्वयं उस प्रगतिशील धारा जो थी उससे जुड़े रहे हैं, उसके कर्मठ कार्यकर्ता थे, पर उसके मोहभंग और मुक्तिबोध के ने जिस मोहभंग का जिक्र किया है, और जिस तरह स्वयं जब मैंने अपने इस आदि निबंध में कहा था कि मुक्तिबोध को मार्क्सवादी कवि कहना एक अपर्याप्त, तो उसको लेकर बहुत लोगों ने नाक भौं सिकोड़ी थी। लेकिन मुक्तिबोध के अंतर साक्ष्य से ये प्रकट है, और ये अंतर साक्ष्य उनकी रचनाओं से है, उनके लिखे हुए निबंधों, उनके अंशों से है, जो बहुत खूबसूरती और कुशाग्रता से अपूर्णानंद ने पूछा है। और वो जो समस्या थी, कैसे मुक्तिबोध की जानकारी में क्या रहा होगा, मसलन जो सोवियत नरसंहार हो रहा था उसकी कोई जानकारी उनको नहीं थी। ये विडंबना है कि ये जानबूझकर बनाई गई एक विस्मृति है, या ये है कि हमको तो पता नहीं था। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आजकल ये कहते पाए जाते हैं कि उनको तो पता नहीं था कि गुजरात में इतने दंगे हुए थे और इतने लोग मारे गए थे। ये तो हमारे सामने, तो इस जो एक तरह का बचाव का रूपक बनता है, उसको ध्वस्त किया है अपूर्णानंद ने, और बेबाकी से वो बातें कही हैं जो कही जानी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी आलोचना में पिछले कई वर्षों से मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विचारोत्तेजक पुस्तक आई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुक्तिबोध पर पिछली इस पुस्तक के पहले एक अच्छी पुस्तक आई थी, वो एक युवा आलोचक की थी, अमिताभ राय, जो यहाँ बैठे हैं। इन्होंने भी मुक्तिबोध पर एक अच्छी पुस्तक लिखी थी युवा, और उनको हमने
कौन से सम्मान के, देवी शंकर अवस्थी सम्मान के लिए चुना भी था। तो बहरहाल इसके पहले कि हम अपूर्वानंद से बातचीत करें, मैं अमिताभ राय जो आलोचक हैं, अध्यापक हैं और इन दिनों बड़े भारी प्रकाशक हैं, भारी मतलब भारी भारी पुस्तकों के प्रकाशक हैं, इतनी भारी पुस्तकों के प्रकाशित हैं कि इन्होंने मेरी ही रचनावली 13 खंडों में 7000 पृष्ठों में छापने का जोखिम उठाया है। तो इसलिए वो हर अर्थ में भारी प्रकाशक भी हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हल्के आलोचक हैं, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि वो आलोचक भी हैं। कैसे कैसे नहीं हैं ये तो खुद उनकी बातचीत से पता चलेगा। वो कुछ कहेंगे पहले अपूर्वानंद के बारे में या पुस्तक के बारे में या मुक्तिबोध के बारे में, या तीनों को मिला के कुछ कहेंगे और फिर हम अपूर्वानंद से बातचीत करें। बस मैं सिर्फ पुस्तक के बारे में दो छोटी छोटी बात कहना चाहता हूँ। बाकी सारी बातें जो सर ने कही वो पर्याप्त है। उसके बाद बस सिर्फ दो छोटी बात, उसमें से एक बात शायद सर ने कहीं दी है, अशोक जी ने कह दी है। माफ़ कीजिएगा, इसके पहले एक औपचारिक ये होना चाहिए था। आदरणीय अशोक जी, अपूर्वानंद जी और सभागार में उपस्थित सभी सज्जन, हमने तो मान ही लिया था कि आपने कहा होगा। तो बस एक छोटी सी टिप्पणी कि इस पुस्तक को पढ़ते समय 3 लेयर्स मुझको महसूस हुए, औरों को ज़्यादा लेयर्स भी मिल सकते हैं। एक जिसका जिक्र अभी किया अशोक जी ने कि मुक्तिबोध का समय उसके साहित्य के मार्फत हमारे पास इस किताब के जरिए आता है। दूसरा हम सबका समय, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप सब भी हैं। लेकिन एक तीसरा समय भी मुझको मिला इसमें, वो अपूर्वानंद जी का है, आलोचक अपूर्वानंद का है। ये आप इसको मेरी मूर्खता या बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि हमारा समय और अपूर्वानंद जी का समय अलग कैसे है। वो अलग सिर्फ इसलिए मतलब बनता है कि जो अपूर्वानंद जी का समय है उसमें उनका स्व है। बिना स्व के इंक्लूजन के किसी भी आलोचक या सार्थक कवि या किसी भी बौद्धिक का समय उसका अपना समय नहीं बनता है। वो फिर जैसे आपका समय है, हमारा समय है, हम सब का समय बन के रह जाता है। वैसा समय अशोक जी का भी अपना है, अपूर्वा जी का भी अपना है और आशीष नंदी जी का भी अपना है, या जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ उनका भी होगा। मैं ये मतलब बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं सबके बारे में नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने भी इतिहास की धारा में कुछ भी सार्थक किया है, जब उन्होंने इस सामान्य समय के भीतर अपने स्व को जोड़ा है तो वो समय उनका अपना समय निर्मित होता है। जैसे इस बात को अगर मैं जरा उल्टे तरीके से कहूँ तो मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आज मुक्तिबोध होते और वो आज के कवि होते तो ये बड़ा चौंकाने वाला होता कि उनका समय और अशोक जी का समय एक नहीं होता, या और अभिव्यंजना या संरचना, काव्यात्मक संरचना, ये सब बात की बात है वो तो, लेकिन उनके इस स्व के कारण, इस स्व में उनकी समझ है, उनका अध्ययन है, उनका अनुभव है, सब कुछ है। इस किताब में बस एक दो छोटे उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपसे। एकदम बिल्कुल शुरुआत में ही हमको एक पंक्ति मिलती है। देखा अक्टूबर का खत है, 26 अक्टूबर 1945 का शारदीय धूप नहीं रही होगी, सोचता हूँ मुक्तिबोध को अंधेरे में लिखने में अभी वक्त है, कोई 13 वर्ष बाद वे लिखना शुरू करेंगे, तब तक वो उजाले के कवि हैं, बाद में जब वो अंधेरे में लिखेंगे तो
इसमें डिस्क्रिप्शन है, आप देखेंगे। फिर अगले पेज पे वो कहते हैं हृदय का पंख टूट जाना, उन्हें तोड़ दिया जाना ही तो आज के इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, या कहें उसके साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अन्याय। आज के मैंने लिखा, मैं जो धूप और याद से उष्ण इन शब्दों के लिखे जाने से कोई 76 साल दूर हूँ। फिर यह आज जो मैंने लिखा है किसका आज है। ईएचकार की बहुत प्रसिद्ध ईएचकार का बहुत प्रसिद्ध ये संदर्भ है जहाँ वो बताते हैं कि फलानी युद्ध, उसको मैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हमेशा कहता हूँ कि पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, 1525 में नहीं हुई थी और 1527 में भी नहीं। ये ईएचकार का संदर्भ है, मेरा नहीं। तो 1526 के पास ईएचकार आज की मानसिकता से जाते थे। वो 1526 को उठाकर अपने पास नहीं लाते थे, वो आज की मानसिकता से पानीपत के को इंटरप्रेट करते हैं। अपूर्वा जी ने एक बड़ी मतलब एक ये चौंकाने वाला मेरे लिए, या एक बिल्कुल पाठक के रूप में बिल्कुल एक नया अनुभव था मेरे लिए कि इन्होंने समय को न खुद को वहाँ ले गए और न वहाँ इन दोनों के बीच की ये यात्रा से जब ये 13 साल के बाद वो बताते हैं या 76 साल का जिक्र करते हैं, तो मेरे जहन में आता है कि हम अंधेरे में के आखिरी ड्राफ्ट के 58 साल के बाद हैं, और ये 58 साल है, ये हम लोगों का समय है जिसमें हम रहते हैं। और इस समय को इसी अध्याय के आखिरी पैराग्राफ पर अगर मैं जाऊं तो वो लिखते हैं, कोई 82 साल पहले तरुण मुक्तिबोध की यह आकांक्षा कितनी भीषण है, उसकी कीमत क्या है, सोचते हुए मैं अनमना हो जाता हूँ। ध्यान हुआ आता है अभी कल ही तो नताशा नरवाल और देवांगना कलिता ने इसी रास्ते पर चलते हुए मुक्तिबोध के प्यारे भारत की जेल में 1 वर्ष पूरा किया है। सुधा भारद्वाज को 1000 दिन, सर्जिल इमाम को और खालिद सैफी को क्या मालूम वे इस राह के राही हैं जो मुक्तिबोध ने अपने लिए खोजनी चाहिए थी और जो उसके मुताबिक उन्हें खोज रही थी। इस तरीके से जो ये समय का ट्रैवल है, और इस ट्रैवल के बीच से अपूर्वा जी जिस तरीके से अपने स्व को निर्मित करते हैं, ये आलोचक के रूप में मेरे लिए उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। ये देख पाना कि ऐसा वो कर सके हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जो दूसरी बात एक कि ये पूरी किताब एकेडमिक इंटेलेक्चुअल की किताब नहीं है। ये कहते हुए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि एकेडमिक्स के लिए कम महत्व की किताब है या उसके लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, रहेगा और वर्षों तक बना रहेगा, इसका एकेडमिक महत्व बना रहेगा। लेकिन इस एकेडमिक इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा ये एक सोशल इंटेलेक्चुअल की किताब है जो बार बार उन रास्तों पर जाता है, बिगड़ रास्तों पे जाता है जहाँ पे हम रोज़मर्रा के काम कर रहे थे, हम रोज़मर्रा के और उन कामों को कभी कर पाने की और कभी न कर पाने की जद्दोजहद से जूझ रहे थे। कहने की बात नहीं है ये कैसे संभव हुआ, सत्ता की इसमें कितनी भूमिका थी, किनकी कितनी भूमिका थी, ये मतलब अलग से इस पर ज़्यादा अच्छी रोशनी अपूर्वा जी ही डालेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। तो हे अपूर्वा जी, आप फिर तीसरी पुस्तक अब आपने लिखी है मुक्तिबोध पर। तो ये जो त्रयी है, ये जानबूझकर बनाई गई त्रयी है? अगर है तो उसके पीछे क्या बात है? बोलिए। बहुत शुक्रिया। शमशेर पर किताब नहीं है। हाँ। प्रेमचंद की किताब पिछले साल की है और मुक्तिबोध की किताब इस साल की है। इसमें कोई योजना नहीं है, लेकिन एक योजना कुछ हो जाने के बाद खोजी जा सकती है कि ये हुआ क्यों। शमशेर बहादुर सिंह एक पहेली थे, आप उस दौर के साक्षी हैं
और उस दौर में एक हिस्सा मैंने भी देखा है जिसमें शमशेर बहादुर सिंह को लेकर एक तरह की गुत्थम गुत्था या एक तरह का द्वंद्व लोगों में था। और ये सबसे शुरू में जब 1980-81 में मैंने सक्रिय रूप से लिखना शुरू किया तो मैंने देखा कि हमारे मित्र यानी प्रगतिशील लेखक संघ के, प्रगतिशील आंदोलन के, उनके मन में कुछ कवियों को लेकर दुविधा थी। उनमें से एक कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, दूसरे कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये दुविधा, और इसलिए इस दुविधा से निजात पाने का तरीका ये निकाला गया था कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि घोषित कर दिया गया। जनता के कवि तो नागार्जुन हुए, शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि हुए। हालांकि वो तो अंग्रेज जी ने कहा था उनके बारे में। हाँ, लेकिन ये प्रगतिशीलों ने भी मान लिया क्योंकि इससे एक मुश्किल से निकलने का रास्ता मिलता था। तो फिर बहस यह थी कि शमशेर बहादुर सिंह मार्क्सवादी हैं कि नहीं है। तो शमशेर पर जो मैंने लेख लिखा है वो कुछ अबोधावस्था का है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें काफी वक्त मैंने खर्च किया है यह बताने उनके आलोचकों को, जैसे विजय देव नारायण शाही जैसे आलोचक, क्योंकि सब इस प्रश्न से उलझते हैं। विजय देव नारायण शाही साबित करने का प्रयास करते हैं कि वो मार्क्सवादी नहीं है। रामविलास शर्मा एक संकट में हैं क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह मार्क्सवाद को जरूरी मानते हैं, लेकिन मार्क्सवाद को जरूरी मानने वाले व्यक्ति जैसी कविता उसे लिखनी चाहिए, यानी केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर वैसे नहीं लिखते हैं। फिर उनका क्या करें? तो रामविलास शर्मा इसमें दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो मैं उस माध्यम से कुछ मार्क्सवाद को समझने का भी प्रयास कर रहा था। मार्क्सवाद की जो एक समझ मैंने खासकर उस समय पढ़ा था, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो 1844 की मार्क्स की थी। और मुझे ऐसा लगा कि शमशेर को आप उसकी रोशनी में उनकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं अभी कह रहा हूँ कि उसमें काफी संशोधन की आवश्यकता है। पिछले वर्ष मैंने प्रेमचंद को पढ़ा और बल्कि 2020 कह सकते हैं, प्रेमचंद पर किताब लिखने की इच्छा कोई 25 वर्ष पुरानी है, जिसको मैं लगातार टालता रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास वो भाषा नहीं है जिस भाषा में मैं प्रेमचंद पर लिख सकूं। मेरे पास पर्याप्त भाषा नहीं है। 2020 में कुछ हुआ जो भारत में भी हुआ और हम सब के साथ हुआ, जिसमें अचानक प्रेमचंद मुझको एक प्रकाश स्तंभ की तरह लगे और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया, नीतीश यहाँ हैं और बाकी लोग हैं, तो मैंने तकरीबन रोजाना ही लिखना शुरू किया और मुझे लगा कि मुझे एक पत्रकार की तरह प्रेमचंद पर लिखना चाहिए। और तब मैंने सत्यहिंदी.com के जो संपादक हैं आशुतोष, उनसे कहा कि क्या आप इसको हर दूसरे दिन प्रकाशित करेंगे। और तो ये एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए भी बहुत जोखिम की बात थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और वह मैंने करना शुरू किया, जिससे मेरे ऊपर एक अनुशासन भी बना रहे कि मुझे लगातार लिखना है। इस तरह वो किताब लिखी गई। यानी 2020 में दिल्ली में जो हिंसा हुई, 2014 से जो भारत में हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम रास्ता खो गए हैं, तो हम रास्ता खोजें कैसे। और प्रेमचंद के बाद जो लेखक मुझे नजर आया वो मुक्तिबोध थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो लेखक ही मुझे इसलिए दिखलाई पड़े कि ये दो लेखक बुनियादी सवाल पूछते हैं कि आप इंसान कैसे हो सकते हैं। इनके अलावा और लेखकों ने कलात्मक रूप से काफी उत्कृष्ट रचनाएं की हैं और उनका अपना स्थान है, लेकिन वो बुनियादी प्रश्न, मनुष्य होने का क्या मतलब है, मनुष्य होने के लिए क्या किया जाना चाहिए और मनुष्य होना संभव है, ये बुनियादी प्रश्न हिंदी साहित्य में अगर इतनी प्रखरता से, दिल की इतनी गहराई से और इतनी बेचैनी से कोई लेखक पूछता है तो एक प्रेमचंद है और दूसरे मुक्तिबोध है।
आपने मुक्तिबोध को उद्धृत किया है। ज्ञानात्मक आधार को विस्तृत से विस्तृत करने, उसे अत्यंत व्यापक बनाने और उसके आधार पर जीवन स्वप्न विकसित करने, जीवन स्वप्न के अनुसार मानसिक प्रतिक्रियाओं को दिशा देने, अर्थात अपने ही अंतःकरण का संपादन करने में ही व्यक्तिगत ईमानदारी परिलक्षित होगी। आप कहते हैं एक से दूसरे का सिरा जुड़ा हुआ है, ज्ञान और जीवन स्वप्न और फिर उसके अनुसार मानसिक प्रतिक्रिया। ये कुछ एक ऐसा रास्ता नहीं है जो बड़ा सीधा साधा लगता है। हाँ, इसमें एक सरलीकरण है, लेकिन वह अध्यापक की समस्या आप कह सकते हैं। कि जब मैं कक्षाओं में रहता हूँ और अपने नौजवान छात्रों से बात करता हूँ, या सिर्फ कक्षा की बात नहीं है, बाहर भी, और इस समस्या से हम सब जूझते हैं और हम यह सोचते हैं कि आखिर आप क्यों उदार हृदय हैं या उदार मना हैं और वह क्यों संकुचित है, इसका कारण क्या हो सकता है। मसलन मैं अपनी एक कक्षा में छात्रों से ये पूछ रहा था कि आपने उदाहरण न दूं, क्योंकि कक्षा में मैंने नियम बना रखा है कि कक्षा में जो बातचीत होती है वो कक्षा तक रहनी चाहिए, वह हमारा निजी संलाप है। मैं कल गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक से हुई चर्चा यही बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके कक्षा में 150 छात्र हैं, ये गुजरात विद्यापीठ की बात है, और 1 महीना पहले उन्होंने अपने छात्रों से पूछा बिल्किस बानो कौन है, और उनके छात्र नहीं जानते थे बिल्किस बानो कौन है, और उससे अध्यापक बहुत दुखी थे। बिल्किस बानो कौन है ये जाने बिना बिल्किस बानो के प्रति आपके मन में हमदर्दी हो ही नहीं सकती। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं ज्ञान को मैं बहुत सरलीकृत कर रहा हूँ, लेकिन और सूचना के स्तर पर ला रहा हूँ, लेकिन वह सबसे प्राथमिक स्तर है, उसके बाद हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जीवन स्वप्न जाहिर है उससे जुड़ा हुआ है। आपने कुछ दिन पहले हमारी यही बात हो रही थी और हमारी बात साम्यवाद के बारे में हो रही थी। आपने कहा कि गलत हुआ होगा, but it took a heavy toll on those who believed in that dream. If I recall you correctly, that's what you said. So what was the dream? और उसका ज्ञान से क्या रिश्ता था, और वो गड़बड़ाया तो फिर क्या हुआ? तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने सरलीकरण किया है, और अगर आपके पास सूचना है, जीवन स्वप्न है, तो हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, बस एक ही घटना के बारे में अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों होती है, और वह अलग अलग प्रतिक्रिया इसलिए भी हो सकती है कि मेरा जीवन के बारे में मेरी धारणा अलग है और आपकी धारणा अलग है, इसलिए एक ही सूचना आपके मन में एक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी और मेरे मन में एक दूसरी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। कई लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये इतना भयंकर असंतुलन कैसे हो सकता है। उसका जवाब मेरे पास यही है कि मेरे जीवन का नक्शा और या सपना कुछ और है, आपके जीवन का सपना कुछ और है, इसलिए आप व्याख्या एक चीज की दूसरे ढंग से कर लेते हैं, मैं दूसरे ढंग से कर लेता हूँ। आप कुछ पूछ सकते हैं? ये आपने एक जगह लिखा है कि मार्क्सवाद का अभियान मनुष्य में मनुष्यता के पुनर्वास का है, उसे मात्र उसके आर्थिक अस्तित्व में शेष करने के षड्यंत्र के विरुद्ध है। मनुष्य का लक्ष्य स्वयं मनुष्य है, लेकिन वह साधन में तब्दील कर दिया जाता है। ये प्रारंभिक अंश है, भूमिका का हिस्सा है। यहाँ मतलब एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि यहाँ एक चुनौती यह भी है कि साधन में तब्दील अगर मनुष्य हुआ है
तो साधन में तब्दील मनुष्य ही करता है। हम जैसे मार्क्सवादी जो कभी कम्युनिस्ट नहीं रहे, उसको मार्क्सवाद ने दूसरा पक्ष ज़्यादा दिखलाया है, या मार्क्सवाद की समझ ने इस कौन को समझने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। कारण कि ये जो कौन है वो अक्सर छुपा रहता है। जैसे 2000 रुपये किलो के या 2000 रुपये चुनाव के पहले डाल दिए, खाते में डाल दिए जाने के बाद हमारा सारा असंतोष क्षीण हो जाता है। तो ये जो समझ हमें विकसित हुई है राजनीतिक और आर्थिक फोरम पर, इसको इस संदर्भ में आप कुछ बता सकते हैं। अवल तो चूंकि मुक्तिबोध स्वयं कहते हैं कि वे मार्क्सवादी हैं और बार बार कहते हैं कि मार्क्सवादी हैं, लेकिन मार्क्सवाद क्या है? और मैं फिर कह दूं कि मुक्तिबोध ने 1844 की आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपियां पढ़ी थी, इसका कोई प्रमाण नहीं पढ़ी, क्योंकि उसका अनुवाद ही नहीं आया था अंग्रेजी में और वो भारत नहीं पहुंची थी। 1844 की पांडुलिपियों को पढ़ा जाना 80 के दशक में और 80 के दशक के बाद भारत में आरंभ हुआ। इसलिए मार्क्सवाद की वह समझ, जिस समझ का जिक्र आपने किया, यह समझ भी देर से पहुंची है। तो आप मुक्तिबोध, शमशेर, बाकी लोगों पर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं कि क्यों नहीं उनको ये पता है। फिर भी यह, और ये इसलिए कि इसके बावजूद सारे लोग ये कहते रहे, जो मार्क्सवाद के आलोचक थे और बाकी लोग भी, कि दरअसल मनुष्य का जो आर्थिक पक्ष है वही सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे याद है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरशिप के इंटरव्यू में जब पहुंचा तो मेरे कुलपति ने मुझसे कहा कि आपका शोध का विषय क्या था? मैंने कहा मेरे शोध का विषय था मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र। तो उन्होंने कहा मार्क्सवाद और सौंदर्य, इन दोनों को रिश्ता ही नहीं। तो ये इतनी प्राथमिक बात थी कि मैंने उनसे कहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मार्क्स की शिकायत ये थी कि यह जो सौंदर्य चेतना है, इस सौंदर्य चेतना का ही आप अपहरण कर लेते हैं। और इसीलिए मेरी शिकायत मौजूद से है कि आप दुनिया के जो बहुत बहुलांश है आबादी का, उस आबादी के इंद्रियों की भी जो संवेदना है उसको भी आप समाप्त कर देते हैं। तो मार्क्स लिखते हैं कि मैं देखता हूं लेकिन मैं देखता नहीं हूं, मेरे पास जीभ है लेकिन स्वाद नहीं है, मैं सुनता हूं लेकिन सुनता नहीं हूं। और मसलन अगर मैं सुनता हूं तो क्या मैं भीमसेन जोशी का गायन सुन सकता हूं या मल्लिकार्जुन मंसूर का या किशोरी अमोलकर का? तो मेरे कान बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर है, एलिमेंट्री। यह शिकायत है। इस बात को मैंने यहाँ कहने की कोशिश की है कि मार्क्सवाद यानी मार्क्स ये करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में स्वयं मार्क्सवादी पार्टियों ने कहा कि मनुष्य साधन है, पूंजीवाद के लिए तो था ही, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए भी मनुष्य, मार्क्स की पंक्ति है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट में, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिस्टोर मैन टू मैन, मैन ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो रिस्टोरेशन मकसद है। तो वो जिसको मैं पुनर्वास कह रहा हूं, उसमें दुर्घटना हुई। यानी हमने मनुष्य को माना कि वह सिर्फ साधन है, कुछ और बड़ा लक्ष्य है जिसको उसे हासिल करना है। फोन दीजिएगा। कुछ इससे मिलती जुलती बात मुक्तिबोध ने भी कही है, जिसको आपने उद्धृत किया है। मुझे कहने दीजिए कि आजकल आदमी में दिलचस्पी कम होती जा रही है, सामान्यीकरणों के अरूप समुदाय बढ़ रहे हैं जी। और फिर आदमी में और उसकी जिंदगी में दिलचस्पी कम होना अच्छी बात नहीं है। ये दोहरा दंड है, स्व को और पर को भी। तो ये कम से कम एक स्तर पर बिना मार्क्स की उस पांडुलिपि को पढ़े एक कवि तो ये अनुभव कर ही रहा था। और मुक्तिबोध का एक महत्व इसलिए भी है कि वो सीधे जीवन से और अपने समय के बौद्धिक परिवेश से सीख रहे थे, उससे ज़रूरी सबक ले रहे थे, उसका विश्लेषण कर रहे थे, जिसको आपने
इसमें बखूबी उभारा है। तो इस बारे में कुछ कहेंगे? मुझे मुक्तिबोध को पढ़ते समय, और मैं 40 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, आप इसलिए अधिक सौभाग्यशाली है। एक बार आपने मुझसे पूछा था, आपको याद होगा, मुझको बात याद रह गई, और मैंने कुछ उस वक्त अधिक युवक था तो मैंने व्यंग्य में जवाब दिया था आपको। आपने कहा था कि आपकी पीढ़ी क्या है, हमने मुक्तिबोध को देखा है, प्रज्ञा में देखा है, और मैंने थोड़ा तपाक से उत्तर दिया था, और हमने आपको देखा है। तो उसमें सिर्फ बाजी जीत लेने का लेकिन आपको इसका फायदा है कि आपने मुक्तिबोध को देखा है और प्रज्ञा को देखा है या बाकी लोगों को देखा, उसका लाभ आपको मिला है। 40 वर्ष से मुक्तिबोध को पढ़ते समय मैं आश्चर्यचकित होता रहा कि मुक्तिबोध ने वह सिद्धांतीकरण किया, जो पंक्तियां आपने पढ़ी, वह सिद्धांतीकरण इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के समानांतर है। अगर आप अंधेरे में कविता ही पढ़ें तो अंधेरे में कविता या मुक्तिबोध की दूसरी कविताओं में जब मुक्तिबोध बार बार कहते हैं कि वे जो मूल्यवान अनुभव थे उन्हें तहखाने में फेंक दिया, तो वह और कुछ नहीं है। और मुझको लगा कि यह व्यक्ति एक सिद्धांतीकरण कर रहा है, और हम हमेशा कहते हैं कि ये मार्क्सवादी है, तो जब मार्क्स के कुछ सूत्रों को लाकर उनकी रोशनी में व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, जबकि मुक्तिबोध अपनी कविताओं में, और अनेक हैं ऐसी कविताएं जिनमें बार बार वे कहते हैं कि वो माँ वाली कविता आप याद कीजिए, एक अंतरकथा, जिसमें वे कहते हैं कि ये टहनियाँ, जिन टहनियों को कि इनमें आग है, ये गाती हैं, वो जब टोकरी में लेके चलती है तो उनसे गाने की आवाज आती है, और वो सीधे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है, लेकिन ये उससे स्वतंत्र हो रहा है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मुक्तिबोध एक सिद्धांतीकरण कर रहे हैं। हमारी गलती ये हुई कि हमने हमेशा पहले दूसरी जगह जाकर सिद्धांत देखने की कोशिश की और फिर उनके आधार पर साहित्य की व्याख्या करने का प्रयास किया, जबकि उसकी कुंजी वही थी। तो एक तरह से मैं अगर अपने मुक्तिबोध के प्रति आकर्षण को, जो पिछले 60 वर्षों में कभी कम नहीं हुआ, उनका जो पूरा साहित्य है, उससे अगर हम, तो वो एक स्वायत्तता का सत्यापन है मेरे हिसाब से। वो कहीं किसी और दृष्टि का उपनिवेश होने से इनकार कर रहा है। भले उसकी मार्क्सवाद में आस्था है, उसका आपने जिक्र भी किया, को बार बार इसका जिक्र करते हैं, बल्कि दिलचस्प तथ्य तो ये है कि वो तो बुनियादी तौर पर शुरू में गांधीवादी थे। हाँ। और वो तो नेमी जी के संपर्क में शुजालपुर में, और इसका वो श्रेय भी उनको देते हैं, इसमें आपने उद्धृत भी किया है वो पत्र, श्रेय भी देते हैं, आरोप भी लगाते हैं। हाँ, आरोप भी लगाते हैं, मेरे साथ क्या खेल खेला है, हाँ, कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया वगैरह। लेकिन ये कि एक लेखक जो तरह तरह के विचारों से, और उनके समय का सबसे क्रांतिकारी विचार तो मार्क्सवादी था, तो इसलिए उसके प्रति आकर्षण और कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। शुरू में तो आगे भी आखिर फासीवाद के विरुद्ध जो आयोजन किया था उसमें मार्क्सवादियों के साथ थे, तो ये सब तो हुआ, लेकिन उसमें जो एक बात थी, और इसका एक फिर आपने 1945 का एक पत्र से उदाहरण दिया है, न सिर्फ मैं अपनी राह को खोजता हूं बल्कि वो भी मुझे खोजती है। एक ऐसा लेखक जो घोर आत्मसंशयग्रस्त है। आप जानते ही हैं कि मुक्तिबोध एक बड़े कवि हैं, इस पर उनको कभी विश्वास नहीं हुआ। उनको ये बताने वाले कि वो बड़े कवि हैं, उस समय कुल 6-7 लोग थे, जिनमें उनके लगभग समवयसी नेमी जी थे, नरेश मेहता थे, श्रीकांत वर्मा थे, हरिशंकर परसाई थे, प्रमोद वर्मा थे, और 18-19 साल का मैं था। तो हम लोग लेकिन
तरह तरह से उनको आश्वस्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी आश्वस्त नहीं हुए। उस व्यक्ति को फिर भी ये लग रहा है कि न सिर्फ मैं अपनी राह खोजता हूँ, बल्कि वो भी मुझे खोजती है। यानी इसमें जो एक तरह का आत्मविश्वास प्रकट होता है वो उनके कि वो भी खोजे जाएंगे, यानी राह उनको भी खोज रही है, वही राह नहीं खोज रहे हैं। ये जो एक तरह का नुआंस है जो मुक्तिबोध में शुरू से है, और आपने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और इसको एक तरह से आप सामने लाए हैं। एक छोटी सी कविता को आपने पढ़ा है जिसमें इसके बारे में लिखा है आपने, इसमें विशेषणों का प्राचुर्य ध्यातव्य है। आपने ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहरहाल थोड़ी सी अकृष्ट पच है। हरे वृक्ष सहचर मित्र सहस्र डालें, आलिंगन उत्सुक बाहें, मधु आवाहन अंगार राग मरमर, हरि आग औदार्य स्निग्ध पत्ते, स्नेह मुक्त चेतना, हरि दीप्ति व्यापक अभाव गहरी दरार, नव नवल लता नया भार गहन क्षितिज नील शांत कोना, गहरे हरे मेघ गहरी तृषा अंतर्गामी वन्य तरु मूल, स्नेह हरित वेदना भार दृढ़ अनुभव श्यामल तना, गंभीर गर्भांतराल हरि ज्वाला अप्रमेय नव वृक्ष, मादक रस रक्त घन पत्राच्छादित उत्सुक शाखाएं। इस छोटी सी कविता में आपने लिखा है, हरे रंग की उपस्थिति पर भी ध्यान जाना चाहिए। अक्सर मुक्तिबोध को विषाद और क्षोभ के नीले और श्याम रंगों से जोड़कर देखा जा सकता है, तात्का रहा है। यहाँ हरे के साथ नीला भी जीवन के नएपन और उसके विस्तार को प्रतीकित करता है। तो मुक्तिबोध में के बारे में जो एक, जिसका आपने अन्यत्र थोड़ा बहुत दुष्श्रेय मुझे भी दिया है कि मुक्तिबोध को अंधेरे का कवि, भयानक खबर का कवि कहकर मैंने एक तरह से उनके बारे में एक धारणा रूढ़ कर दी कि उनके यहाँ जैसे उजाला या प्रकाश है ही नहीं, जबकि जैसा कि आपने उचित ही कहा है कि उसमें इतने सारे नक्षत्र और आकाश गंगाएं और सूर्य और जाने क्या क्या है। मुक्तिबोध के यहाँ उस तरह से प्रकाश की कमी नहीं है, लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ जो असल सच्चाई है वो अंधेरे में है। यानी जो इतनी भारी सच्चाई है उससे सबसे आलोकित होती है, उससे प्रभावित होती है, उससे सब होती है, लेकिन अंततः मुक्तिबोध का जो सबसे और जिसको आपने चुनौती दी है, मैं कहूँगा ये उस चुनौती का भी मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चुनौती का स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जो आप ये भी तर्क तो दिया ही जा सकता है कि आप अंधेरे का इतना विशद चित्रण तभी करेंगे जब आप में आलोक की आकांक्षा हो, या आपके पास आलोक का कोई एक जीवन स्वप्न हो, तभी आपको अंधेरा अंधेरा लगेगा। नहीं तो क्यों, अंधेरे में को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं जिनको बड़ा प्रिय है अंधेरा। तो जाहिर है कि इस तरह का जो एक रीडिंग है, मसलन मुक्तिबोध की जो कुपाठ हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुक्तिबोध के कुपाठ, या जैसे आप दुर्व्याख्या कह सकते हैं या अधूरी व्याख्याएं कह सकते हैं। मैंने फिर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो थोड़ा सरलीकरण करते हैं। इसलिए मैंने आपको उसका दोषी ठहराया कि आपने जो पहला लेख जो मशहूर हुआ, जो एक युवक का लिखा हुआ लेख था, उससे मुक्तिबोध की एक छवि रूढ़ हुई, और वह छवि कुछ इस कदर रूढ़ हुई कि आज तक हिंदी की कक्षा में छात्र उनकी कविता उठाने से घबराते हैं, या बाकी सब।
कि मुक्तिबोध दरअसल एक भयंकर कवि हैं, एक विशाल, और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि मुक्तिबोध को बिना पढ़े सबके पास ये राय है कि मुक्तिबोध दरअसल ये हैं, और इसलिए वो उनको पढ़ने से ही हिचकने लगते हैं कि उनको पढ़ा कैसे जाए। और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मुक्तिबोध में जो, जिसको मैंने कहा है कि आप लोगों ने पहला नाम जो उनकी किताब का था बदला, मैंने सहर्ष स्वीकारा है, और तो मैंने कहा कि यह आपने नहीं मानकर और चांद का मुंह टेढ़ा है नाम देकर भी एक राह मुश्किल कर दिया आगे। तो एक कुपाठ तो मैं कहूँगा यही था जो शुरू में आप लोगों ने किया। दूसरा जो मार्क्सवादियों ने किया, और वह इसलिए कि हमारा फिर लक्ष्य मुक्तिबोध नहीं थे। जैसे मुक्तिबोध का कहना है कि असल चीज है आदमी में दिलचस्पी होना। जेडी स्मिथ जो अंग्रेजी की उपन्यासकार हैं, जेडी स्मिथ ने अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके पिता, उनकी माँ, उनमें एक अश्वेत हैं। तो उन्होंने कहा कि यह जो विवाह है या ये जो संसर्ग है, यह किसी वृहत मानवीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि मेरे पिता की मेरी माँ में दिलचस्पी थी, उनसे प्रेम करते थे। यह साबित करने के लिए नहीं कि एक श्वेत और एक काले में हो सकता है, असल चीज है आपकी आदमी में दिलचस्पी है कि नहीं। और मुझे मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ते समय अक्सर लगा कि हमारी रुचि मुक्तिबोध में नहीं है, ये कुछ प्रमेयों को सिद्ध करने में, कुछ चीजों को, और मुक्तिबोध उसमें सिर्फ साधन है। तो प्रायः अब जैसे मैं जिनको मुक्तिबोध का सबसे गहरा पाठक मानता हूँ, कुछ लोगों के बाद नंद किशोर नवल, अंधेरे में की अनेक व्याख्याएं हैं, लेकिन अंधेरे में की व्याख्या करते समय रामविलास शर्मा की व्याख्या आप देखें, मुक्तिबोध की ही व्याख्या करते समय, तो रामविलास शर्मा मुक्तिबोध के साथ जो व्यवहार करते हैं वह इतना अन्यायपूर्ण है, और वह सिर्फ इसलिए कि मार्क्सवाद की एक खास समझ उनको स्थापित करनी है, इसलिए वो मुक्तिबोध को अस्तित्ववादी साबित करते हैं, रहस्यवादी साबित करते हैं। हालांकि हम यह भी पूछ सकते हैं, अगर वो हों ही तो क्या? अगर वो अस्तित्ववादी हों, रहस्यवादी हों, तो भी क्या? यह कैसे एक नकारात्मक चीज होगी? दूसरी तरफ जब नामवर सिंह लिखते हैं तो नामवर सिंह के लिए उस गुत्थी को सुलझाना, तो वे विभाजित व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं, जो मुझे फिर एक बहुत ही अधूरी व्याख्या लगी। नंद किशोर नवल जब जूझते हैं तो उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला, वो था कि यह फांसीवाद के आर्ट कविता है। बहुत दिनों तक मैं इस बात को मानता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यह भी एक अधूरी व्याख्या है, तो मैं उसको कोपाट भले ना कहूं, लेकिन अलग अलग समय आलोचकों के जो अपने सैद्धांतिक और वैचारिक आग्रह थे, उनके अनुसार उन्होंने मुक्तिबोध की समीक्षा की, आलोचना की, और मुक्तिबोध की कविता को खुद उसके भीतर जाके नहीं पढ़ा, या उन सिर्फ कविता को क्यों, उनकी कहानियों को, उनके निबंधों को। और मुक्तिबोध एक ऐसे कवि, एक बार आपसे बात हुई थी, और बालचंद्र राजन जो आपके अध्यापक थे, आपको याद होगा कि मैं लॉन्ग पोएम के बारे में बात कर रहा था, और आपने कहा था कि राजन जी ने, प्रोफेसर राजन ने इसके बारे में लिखा है। तो व्हाट एग्जैक्टली दैट लॉन्ग पोएम इज। और जैसे मुक्तिबोध एक ही बात लिख रहे हैं, कहानी है, कविता है, निबंध है, पत्र हैं, वो कहते चले जा रहे हैं, आप उस धारावाहिकता में उनको देख रहे हैं या नहीं, यह चुनौती मेरे सामने थी। इसलिए मुझे प्रायः सारी व्याख्याएं मुक्तिबोध की अधूरी और कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिखी गई जान पड़ी। आपने जिक्र किया बालचंद्र राजन का, उनकी किताब है फॉर्म ऑफ द अनफिनिश्ड, जिसमें अंग्रेजी के अनेक महान कविताएं जो कि अधूरी हैं उन पर निबंध है। और उनका जो मूल तर्क है वो ये है कि ये अधूरी इसलिए नहीं है कि कवि की दिलचस्पी ख़त्म हो गई, वो आलसी हो गया, वो किसी और काम में लग गया। ये अधूरी इसलिए हैं कि इनका रूपाकार अधूरा होने को अभिशप्त है, वो कभी पूर्णता पा ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा
कि मुक्तिबोध की ज़्यादातर कविताएं अधूरी लगती हैं, इतनी लंबी होने के बावजूद। वो अधूरी होने को एक तरह से अभिशप्त है, क्योंकि उन्होंने, बल्कि मैंने तो, अगर आपको याद हो, एक ज़माने में ये भी एक युक्ति सोची थी कि मुक्तिबोध असल में कविता में एक उपन्यास लिख रहे हैं, और उसमें उपन्यास में जैसे चरित्र आते हैं, ये होता है वो होता है, और ये दिलचस्प है कि अंधेरे में अंततः जो 3-4 चरित्र हैं वो कौन से हैं? टॉल्स्टॉय, गांधी और तिलक। और ये तब की बात है जब मुक्तिबोध अपने को घोर मार्क्सवादी इत्यादि सब घोषित कर चुके हैं, लेकिन जब उनको वो चरित्र चाहिए जो अंधेरे में रोशनी की तरह कुछ कर सकें, तो वो यही। एक दूसरी बात ये भी है कि क्या होता है, जैसा मेरे साथ हुआ है, पहला लेख ससरा इतना प्रसिद्ध हो जाता है, कुख्यात हो जाता है, कि उसके बाद जो लिखता है उसको कोई पढ़ता ही नहीं। अब मैंने ये लेख भयानक खबर की कविता तो लिखा, लेकिन फिर मैंने एक और लंबा लेख लिखा, सूर्य को छूने उड़ा एक पक्षी। वो जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, संपाति और आइकेरस है ग्रीक पुराण। तो मैंने एक कल्पना की है उसमें कि असल में तो मुक्तिबोध एक सूर्य को छूने, और इससे अंधेरे वाले रूपक से बिल्कुल अलग हो, वो सूर्य को छूने उड़ना पकती है जिसके पंख जल जाते हैं। इसलिए वो अधूरापन जो है वो एक तरह से मुक्तिबोध का अपना प्रामाणिक रूपाकार है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन भी अंततः अधूरा रहता है, चाहे वो उसका समापन भौतिक हो भी जाए, तब भी ऐसे बहुत सारे जीवन, आप स्वयं मुक्तिबोध का जीवन, वो तो 47 वर्ष भी आयु के पूरे नहीं कर पाए, और उसमें भी इतने बरस उनके, और तो इसलिए एक तरह का अधूरापन मुक्तिबोध की नियति है। और मैं कहूँ कि नियति ही नहीं है, वो मनुष्य की भी एक तरह से नियति है। मुक्तिबोध बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो मार्क्सवादी हैं, और इसलिए वो बहुत सी बातें करते हैं जो उनकी रचना से ही असंगत है। जब खुद को मार्क्सवादी साबित करने की कोशिश करते हैं, यह जो अधूरापन है, मुझे फिर यह नजरिया जीवन को देखने का जो मार्क्सवादी नजरिया है उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है, क्योंकि मार्क्सवाद आपको बतलाता है कि आप यहाँ पहुँचेंगे, समाज यहाँ पहुँचेगा, 4 चरण हैं जिनमें आखिरी चरण है यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो पूरी टेलियोलॉजी है जिसमें आपको पता है एक अंतिम बिंदु है, एक आरंभ बिंदु है, मुक्तिबोध की कविताएं या उनकी कहानियां भी इसको तोड़ देती हैं। तो एक आप कह सकते हैं जो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है जिसमें आपको मालूम है कि यह भविष्य है, यह अंतिम बिंदु है, यहाँ यह करने से यह होगा, मुक्तिबोध की रचनाएं उसको तोड़ती हैं। मुक्तिबोध की दिक्कत यह है कि उनको बार बार खुद को मार्क्सवादी घोषित करना है, तो वे खुद अपनी रचना के खिलाफ कई बार लिखते रहते हैं। मैं बिल्कुल एक एकेडमिक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने एकेडमिक पहले कहा है कि ये एकेडमिक पुस्तक नहीं है, तो आप एकेडमिक सवाल कैसे पूछेंगे? तो चलिए पूछिए। मैं तो हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं सर। ठीक है, ठीक है। एक मतलब जो मुक्तिबोध, मार्क्सवाद और इसके हम लोग, लेकिन मुक्तिबोध उतने ही आधुनिक कवि हैं। उसी अर्थ में हम नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल को आधुनिक नहीं कह सकते, जिन अर्थों में अज्ञेय या मुक्तिबोध को कहते हैं। वो ढांचा टूटा है, हम अब एक पोस्ट मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट भी टूटा है। अब हम डिस्कोर्सेस के युग में रह रहे हैं, विमर्श ज़्यादा हावी है हमारे मतलब वर्ग के कॉन्सेप्ट पर। ऐसे समय में आपने प्रासंगिकता का सवाल उठाया कि हम इसको प्रासंगिकता के ढांचे में देखकर मुक्तिबोध की कविता को या साहित्य को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद, इस रिड्यूस होने के बावजूद
क्या हम लोगों को प्रासंगिकता के, इनकी कविता में प्रासंगिकता के सवाल को बार बार यही जो बदलाव है, यही हमको एक चुनौती नहीं देती है कि हम उस प्रासंगिकता को फिर से तलाशें? ये जो साहित्य की प्रासंगिकता का प्रश्न है गोलमोल सा है बहुत। हाँ, और हाँ, यह आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ वो क्या है। हमें अनेक दृष्टियाँ मिली हैं नई, जैसे नारीवादी दृष्टि है जो बिल्कुल नई दृष्टि है। एक हिसाब से मार्क्सवादियों के पास नहीं थी। मार्क्सवादी कहते थे कि हम मुक्तिगामी हैं, लेकिन नारीवादी दृष्टि उनके पास नहीं थी। नहीं। उसी तरह दलित दृष्टि एक अलग दृष्टि जो हमारे पास नहीं थी, और इस तरह की अनेक दृष्टियाँ हैं। खुद प्रेम, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो जितनी भी प्रेम कविताएं हैं जो पुरुषों ने लिखी हैं, पुरुषों के पास प्रेम की नारीवाद के आने के बाद और खुद LGBTQ फिर इसके आने के बाद हमारा जो विभाजन था पुरुष स्त्री सौंदर्य को देखने का जो नजरिया था वो पूरी तरह से बदल जाता है और बहुत कुछ बचकाना लगने लगता है। तो मैं प्रासंगिकता का जो प्रश्न है उसको, मुक्तिबोध को उस ढंग से प्रासंगिक बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुक्तिबोध के उस पत्र को पढ़ें जो उन्होंने डांगे को लिखा, और डांगे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डांगे को लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी दिक्कत ये है मार्क्सवादियों की या बाकी लोगों की कि वो इंसानी रिश्तों के बारे में नहीं लिखते हैं, वो घर परिवार के बारे में नहीं लिखते हैं। यह शिकायत वे कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से कि क्योंकि वो प्रगतिशील लेखक संघ के एक, और वह उस पत्र में नाम नहीं है मुक्तिबोध का, तो आप उस खौफ को भी समझ सकते हैं जो खौफ एक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लेखक में है। मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा यह कहना है कि हमें प्रासंगिकता शब्द को साहित्य पढ़ते समय बिल्कुल ही किनारे कर देना चाहिए। यह शब्द हमारे लिए उपयोगी नहीं है किसी भी लिहाज से, हमारी मदद नहीं करता है, बल्कि वह हमारे ऊपर एक जंजीर डाल देता है। मुझे अभी आपने जब कहा घर परिवार का जिक्र किया तो मुझे याद आता है कि संभवतः मुक्तिबोध के समवयसियों में किसी और ने माँ पर कविता नहीं लिखी। मुक्तिबोध में है, मुक्तिबोध में है, और वो माँ भी मतलब कोई सीधी साधी माँ नहीं है, मतलब तो बहुत ही करुणा इत्यादि, वो भी अग्नि गर्भा और अग्नि की बात करती है, डंठल जिसमें अग्नि फूट रही है इत्यादि। एक दूसरी बात जो इसमें आपकी पुस्तक के अच्छी कविता और बड़ी कविता में फर्क होता है। अच्छी कविता के नियम बड़ी कविता पर लागू नहीं होते। जैसे आमतौर पर कविता का उद्घोषात्मक होना अच्छा नहीं माना जाता, उपदेशात्मकता और शिक्षा परक होना अच्छी कविता के गुण नहीं माने जाते, लेकिन बड़ी कविता शिक्षा परक यहाँ तक कि उपदेशात्मक होकर भी बड़ी हो सकती है। मुक्तिबोध की कविताओं के इस पक्ष को सहज ही लक्ष्य किया जा सकता है। जीवन कैसा हो, अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, या मानवीय जीवन किसे कहते हैं और उसे हासिल करने का तरीका क्या है, मुक्तिबोध की कविताएं इसकी सीख देखी चलती हैं और ऐसी करती हुई दिखती भी हैं। उन्हें जैसे इसकी परवाह नहीं कि उन्हें कविता माना जाएगा भी या नहीं। उनको है परवाह, हाँ। क्योंकि अंधेरे में ही कविता है, और उस पर नेमी जी से एक चर्चा जो हुई थी, आपको याद होगा साहित्य अकादमी सभागार में हम ही लोगों ने आयोजित की थी वो चर्चा। तो वे कहते हैं कविता में कहने की आदत नहीं, लेकिन कह दूं पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। तो मुक्तिबोध को वही दुविधा है कि कविता क्या होगी क्या नहीं, लेकिन यह वाली बात कहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आप कविता माने न माने, लेकिन मुझे यह कहना है। तो यस, मुक्तिबोध में नहीं, और इस बात को हम सारे लोग मानेंगे कि जिसे कलात्मक रूप से श्रेष्ठ कहा जाता है, जो महान साहित्य होता है वो काफी त्रुटिपूर्ण साहित्य भी हो सकता है। उसकी संरचना में बहुत झोल हो सकता है,
मुक्तिबोध पर लोगों ने कहा कि इनको शब्द वाक संयम नहीं है। कुंवर नारायण ने भी कहा, अज्ञेय ने भी कहा, नेमी जी जो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र, उनके शिक्षक, नेमी जी को भी इसको लेकर संकोच रहा, क्योंकि साहित्य अकादमी की वो चर्चा मुझे याद है जिसमें उन्होंने, जैसे नेमी जी थे, अपने संकोच के साथ उन्होंने कहा कि उनकी कविताओं में कुछ संपादन किया जा सकता था। और मैंने थोड़ी उनसे चर्चा की कि क्या आप वाकई ये मानते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तो इस दृष्टि से मुक्तिबोध भी और प्रेमचंद भी, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न वो हैं जिनको आपने पढ़ा कि इंसान आप कैसे बनेंगे, इंसान बनने का रास्ता क्या है, और वह जो मैं कह रहा हूँ उसको आप कविता मानेंगे कि नहीं, ऊंची कविता मानेंगे कि नहीं, इसकी परवाह मुझे नहीं, लेकिन यह बात मुझे कहना बहुत जरूरी है। और इसलिए मुक्तिबोध पर एक आरोप यह भी लगाया गया, बहुत सारे लोग लगाते हैं, संकोचवश कहते नहीं हैं, क्योंकि अब मुक्तिबोध की बुराई कैसे करें, लेकिन लोग कहते हैं कि मुक्तिबोध में दोहराव बहुत है, एक ही बात कहते रहते हैं, एक ही बात कहते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध को इतना जरूरी लगता है वो कहना, कई बार लगता है कि, और यह तो कवि के बारे में कहा गया कि वो एक ही कविता लिखता है, तो दोहराते जाते हैं, जैसे वो आपके दिमाग में बैठा देना चाहते हैं कि तुमको यह करना है, तुमने जिन अपनी संवेदनाओं को तहखाने में फेंक दिया है, क्या तुम उनको उठा सकते हो, वो साहस क्या तुम में है, ये प्रश्न मुझे एक और बात, मैंने उस पर लिखा भी था कि मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद की जो समाजवादी धारणा थी उसमें एक और अवधारणा जोड़ने की कोशिश की, अंतःकरण की। जब उन्होंने अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, इस तरह की बात की, और ये उस समय की, ठीक उस समय की जब संभवतः सोवियत संघ में नरसंहार या तो हो चुका था या हो रहा था, ये करीब करीब उसी वक्त की बात है। तो एक तरह से बिना उससे परिचित हुए, बिना उसको जाने, और कई बार कहा गया कि मार्क्सवाद को ह्यूमन फेस और उसको ह्यूमनाइज करने की जो कोशिश सैद्धांतिक रूप से हुई, वो अपने तय मुक्तिबोध ने अंतःकरण की धारणा पर जोर देकर, यानी ये विचित्र बात है कि अंतःकरण जो कि एक अपेक्षाकृत व्यक्तिगत सा मामला है, उसको एक सामाजिक इकाई के रूप में बदलने की चेष्टा मुक्तिबोध करते हैं कि बिना अंतःकरण के, यानी आदमी के कैसा व्यवहार करेगा, ये जो उनकी चिंता है, ये अंततः एक तरह के अंतःकरण को जगाने की चिंता की है कि हम सिर्फ अवधारणाओं से काम नहीं चला सकते वगैरह। तो ये जो उस समय हो रहा था, क्या वो मुक्तिबोध को उस समय, बल्कि ये अंधेरे में को अगर आप सोचें तो अंधेरे में जो चित्र है वो कई लोगों को उस समय बहुत अतिरंजित लगता था। हम लोग भी, क्योंकि हम ही ने तो मुक्तिबोध की छवि बनाई थी, तो हम लोग भी ये कह नहीं सकते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि थोड़ा अतिरंजित लगता था कि हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा है, इतना तो नहीं खराब है, यानी इस तरह का भाव था कि इतना खराब तो नहीं है, इतना अंधेरा तो नहीं है। अगर आप उसके कुछ अंशों को निकाल कर आज पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि आज जो हो रहा है उसकी वो सर्वथा यथार्थपरक, उसका सर्वथा यथार्थपरक बखान है। भले उस समय वो अति यथार्थ लगता हो, तो मुक्तिबोध की कविता का अति यथार्थ दुर्भाग्य से हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन का आज यथार्थ बन गया है। इस सवाल का जवाब दीजिए, पहले मैं भी इसमें कुछ पूछ लूं। मेरा ऐसे थोड़ा मतभेद है। हाँ, तो भेगा वो व्यक्त कर ये सिर्फ मतलब एक
4-5 पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ, तो दुर्भाग्य से मेरी किताब का ये आखिरी 6 पंक्ति उसी से ये जुड़ा सवाल है। ने लिखा था उस समय कि अंधेरे में की सार्थकता हमारे लोकतांत्रिक जीवन में दिनानुदिन बढ़ी है। मुक्तिबोध अथवा मुक्तिबोध के प्रशंसकों के लिए यह काव्यगत संतोष का विषय हो सकता है, परंतु एक सामाजिक के नाते यह गहरे असंतोष का विषय है। यह कविता त्रासदियों, विडंबनाओं, अंधेरों को अपना विषय बनाती है। वे त्रासदियाँ, विडंबनाएं और अंधेरा समाज में और भी ज़्यादा सघन, संस्थापक और ताकतवर हो गए हैं। इसीलिए यह कविता ज़्यादा सार्थक प्रतीत होती है। इस सत्य के बावजूद हम में से कोई नहीं चाहता कि अंधेरे में कविता इस रूप में जीवित रहे। हम बदला हुआ समाज चाहते हैं, मुक्तिबोध भी चाहते थे। मुक्तिबोध की परम अभिव्यक्ति समाज में व्याप्त हो, भले ही इस कविता का महत्व उपरोक्त रूप में थोड़ा कम ही हो जाए। तो आप कह रहे थे, ये मतलब यही सवाल मेरा भी है। इस प्रश्न पर मैंने कई बार सोचा कि अंधेरे में की प्रशंसा इस कारण भी की जाती है कि वह एक तरह की भविष्यवाणी थी, और कई बार की गई है कि जब आपातकाल था तो अंधेरे में कविता प्रासंगिक हो उठी, या आज देखिए अंधेरे में कविता उस वक्त जो, जैसा आपने कहा कि अति यथार्थ लगता था, आज यथार्थ है। मैं दूसरी बात प्रस्तावित करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम मुक्तिबोध को भारत राष्ट्र की सीमा में बांध कर देख रहे हैं। भारत में जो हो रहा था, भारत में जो होगा, भारत में जो हो रहा है, सिर्फ उसके संदर्भ में। आपने इसमें हंगरी के उसका जिक्र किया है। तो सिर्फ वो नहीं, यह कविता लिखी गई है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, जब फासिज्म की विकरालता का, भयावहता का सबको अंदाज हो गया है, और मुक्तिबोध को भी कुछ पता है कि दरअसल सोवियत संघ में क्या हुआ है। आग्नेस्का सोनी के साथ जो उनके बातचीत है, उससे पता चलता है कि साम्यवादी विश्व में दमन क्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि अंधेरे में कविता को सिर्फ भारत की कविता के रूप में नहीं देखना चाहिए। अंधेरे में कविता का संदर्भ पूरा विश्व है, और इसलिए जो अति यथार्थ हमें भारत तत्कालीन इसमें लगेगा, वह तो यथार्थ था एक दूसरी जगह। अब यह कहा जा सकता है कि लेकिन उसमें भारतीय प्रसंग है, तो वह कविता है। तो ठीक है, वो तिलक हैं, तोल्स्टॉय हैं, गांधी हैं, बार बार आता है मेरा भारत। उस कविता में इतनी बार आता है मेरा भारत, गायें हैं। लेकिन मुझे अंधेरे में कविता को मैं एक विश्व कविता के रूप में देखने का प्रस्ताव करता हूँ। हमें उस रूप में देखना चाहिए, और तब अगर देखेंगे तो शायद दूसरी छवियां उसकी खुलेंगी, और तब शायद यह प्रश्न रहेगा, लेकिन इस रूप में नहीं रहेगा। एक अब इसके पहले कि हम श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित करें, एक और पक्ष है जिस पर मेरा ध्यान कम से कम नहीं गया था। जो कहते हैं, मुक्तिबोध कहते हैं, ये लोग तो आपका शब्द है, बहुत गुरूर से सिर्फ इंसान होने की हैसियत रखते हैं, जैसे आसमान या पेड़ या मैदान अपनी अपनी शान और शख्सियत रखते हैं। मुक्तिबोध का जो मनुष्य केंद्रित विचार है, वो एक तरह से इस कविता से प्रत्याख्यात होता है, कम से कम संशोधित या परिवर्धित होता है। आपने लिखा है, सिर्फ इंसान होने की हैसियत का गुरूर, जैसे आसमान पेड़ मैदान की अपनी अपनी शान और शख्सियत, सिर्फ इतना ही तो चाहिए। कई बार जब मैं मुक्तिबोध को पढ़ता हूँ तो मुझे रोमांच होने लगता है, इसलिए कि इतना गहरा यकीन इंसान में, इतनी गहरी चाहत, जैसे वो कहते हैं, एक बार कहते हैं कि ये जिंदगी इतनी मीठी है कि एक घूंट में पी लेने का जी चाहता है। तो ये जो तड़प है मुक्तिबोध के लिए, जो इंसानियत की तड़प है, या इंसान की हैसियत को स्वीकार करने और उसको कुचले जाते हुए देखकर जो तकलीफ, गहरी तकलीफ मुक्तिबोध में होती है,
ये बहुत कम लेखकों में मुझे उतनी शिद्दत से दिखाई पड़ती है। और आपने बिल्कुल ठीक उसे कहा है, जैसे आसमान है, जैसे पेड़ हैं, उनकी जो शान है उनकी शख्सियत की, वो एक इंसान की है, और हमें उसे उस रूप में हम उसको कबूल करते हैं, तो तस्लीम करते हैं। यही एक सवाल है मुक्तिबोध का। मुझे अगर एक कोई प्रश्न है तो वह सिर्फ यही प्रश्न है। अब मित्रों, हमको बकबक करते यानी बात करते 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और आप सब बड़े धीरज से और उम्मीद है कि जतन से, और वो कान नहीं है जो सुनते नहीं हैं, जैसा कि पूरन ने कहा थोड़ी देर पहले। तो अगर कोई प्रश्न हो तो हम 10 मिनट यानी 7:45 बजे हम करेंगे, और प्रश्न ही पूछिए, अपनी राय न दीजिए। हाँ, राय के लिए वक्त नहीं होगा। ये खुद लीजिए। शुक्रिया जी। मैं यहाँ पे मेरा प्रश्न सहर्ष स्वीकारा है को लेके है। जैसा आप लोगों ने कहा कि मुक्तिबोध कई बार एक ही चीज को दोहराते हैं, तो यहाँ पे भी अंधेरे का उल्लेख है, अंधेरे गुफाओं का उल्लेख है, आच्छादित होने का उल्लेख है। मेरा प्रश्न ये है कि ये कौन से पीरियड में लिखा गया था मुक्तिबोध के जीवन का, और यहाँ पे वो क्या जो एक प्रिय पात्र के प्रति उनका संदेश है, तो वो कौन से प्रिय पात्र है, या फिर मतलब पूरा इसका उद्देश्य क्या है इस कविता का, अगर संक्षिप्त में थोड़ा बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कविता का उद्देश्य क्या है, यह हिंदी के अध्यापक प्रश्न पत्रों में पूछा करते हैं, और हम अपनी मूर्खता में इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि इसका महत्व प्रतिपादित कीजिए या इसकी मुख्य बात कहिए। तो हम लोग बाहर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मुझे साफ नहीं हुआ, साफ करने में वक्त लगेगा। ऐसे प्रश्न बनाए होंगे, जवाब भी दिया होगा। हाँ बताइए। तो वैसा जवाब देने में अध्यापक को मूर्ख बनाया जाता है। हाँ पूछिए। सर, मंगेश डबराल जी का एक मतलब इस पे एक आलोचना, वो बोलते हैं कि जो मुक्तिबोध की ये कविता है, ये ग्लानिबोध से उपजी हुई कविता है, और वो ग्लानिबोध एक सामूहिक अवस्थिति है कि जो काम नहीं करना चाहिए था और नहीं हो पाया, उससे उपजी हुई ये कविता है। तो क्या सर ग्लानिबोध से उपजी जो एक कोई ऐसी दृष्टि से उपजी हुई ये कविता है, जैसे आपने बताया कि ये वैश्विक परिदृश्य में उन्होंने लिखा, तो क्या उस ग्लानिबोध से कोई ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई जिससे उन्होंने वो चीज वो देख पाए? तो इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट चाहूँ। अव्वल तो ग्लानिबोध से भी उपजी अगर बड़ी कविता है तो दिक्कत क्या है? इसी बोध से उपजी हो। आपको वे पंक्तियां याद होंगी जिनमें वे कहते हैं कि मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने यह संकट बुलाया। तो हम जिम्मेदार हैं, फैसले हम करते हैं। एक समझिए कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं जो हमसे निरपेक्ष हैं और ये ऐसे ही होंगी। मुक्तिबोध की समझ ये नहीं है, और ये हमारे फैसले हैं जो हमें यहाँ तक ले आते हैं। आप इसको अस्तित्ववाद से जोड़ के देख लीजिए, बाकी चीजों से, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम फैसले करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हुआ। लोगों ने कहा कि सोवियत संघ जर्जर हो रहा था, गिर ही जाता, लेकिन एक विश्लेषक ने ठीक लिखा कि यह कहकर आप दरअसल गोर्बाचोव के योगदान को कम कर रहे हैं। यह गोर्बाचोव का फैसला था जो उनके ठीक पहले के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने नहीं लिया था। गोर्बाचोव ने वो फैसला किया, और वो काफी जोखिम भरा फैसला था जो गोर्बाचोव ले रहे थे। उसमें उनकी जान जा सकती थी। तो जो फैसले हम लेते हैं, जो फैसले हम नहीं लेते हैं, हम दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों के लिए हम जिम्मेदार हैं। और मुक्तिबोध की कविता एक तरह की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी की पहचान की कविता है। हम क्या करें? नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो बुक का टाइटल का नाम रखा है मुक्तिबोध की लालटेन, वो क्यों रखा है?
इसलिए लालटेन मैंने रखा कि लालटेन में रोशनी एक हद तक ही पहुंचती है, और आप ये नहीं कहते कि आपके पास सर्च लाइट है। जो थिएटर करते हैं वो जानते हैं कि हम कई तरह की रोशनियों का इस्तेमाल करते हैं रंगमंच पर। एक फ्लड लाइट है, तो जब आप फ्लड लाइट डाल देते हैं फ्लड, तो सारी चीज़ें सपाट हो जाती हैं। लेकिन लालटेन लेके जब आप चलते हैं तो रास्ते में आगे क्या आने वाला है 25 कदम बाद, ये हमें नहीं पता है। वो एक वृत्त बनाती चलती है और चलने का जोखिम बना रहता है। आशीष कौन पूछे? फिर इधर। नमस्कार सर। सर मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि मुक्तिबोध को जब भी हम पढ़ते हैं तो किसी और कवि से ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो समाज देश को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हैं और उसी पर बात होती है, उसी पर लिखा जाता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा इस सवाल आता है कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा होगा, तो उस पर रोशनी क्या इस किताब में है और उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा ये एक उत्सुकता रहती है कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा। उसके अलावा दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपकी इस किताब को लिखते वक्त रचना प्रक्रिया क्या थी? किस तरह आपने लिखा, कितना आपको वक्त लगा, आप रोज लिखते थे या क्या, किस तरह की प्रक्रिया थी? पहले प्रश्न के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह किसी भी लेखक को पढ़ने का सही तरीका नहीं है कि हम दरअसल पहले यह पूरी जानकारी हासिल करें कि उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। अक्सर मुक्तिबोध पर काफ़ी तरस खाया गया है कि उनके जीवन बहुत कठिन था, और कठिन था उनका जीवन। लेकिन मेरा यह कहना है कि उसका असर पड़ा होगा उनकी कविता पर, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन उनकी कविता की व्याख्या उस जीवन में जाकर नहीं की जा सकती कि वो जीवन कैसा जी रहे थे। उस जीवन के बावजूद वो ये कविता लिख रहे थे जो कविता लिख रहे थे, और इन कविताओं को लिखने के लिए जिस कठिन साधना की आवश्यकता थी, एक धैर्य की आवश्यकता थी। वो धैर्य की मैं कविता को, जो वो कहते हैं गर्म है, जैसे उसे टिन के बक्से में रख देता हूँ। बहुत ही उच्च तापमान की कविता, उच्च तापमान की कविता है, तो ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि चुएंगे तो छाले पड़ जाएंगे। मुक्तिबोध को यह पता था। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें लेखकों के जीवन की जासूसी नहीं करनी चाहिए उनकी कविता का अर्थ जानने के लिए। कविता पैदा होते ही या रचना पैदा होते ही रचनाकार से स्वतंत्र हो जाती है। मुक्तिबोध ने स्वयं लिखा है कि वह एक तरह से उसकी बेटी की तरह गर्भनाल कटते ही उसकी आज़ाद शख्सियत हो जाती है। तो आप उसको आज़ाद ढंग से देखिए, उसकी अपनी जिंदगी, उसका अपना। दूसरा, अपने रचना प्रक्रिया के बारे में मैंने जो बड़ा शब्द है, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैंने एक रोज़मर्रा की ज़बान में इसको लिखने की कोशिश की, और इसलिए तरीका मैंने वो अपनाया जो प्रेमचंद के समय भी अपनाया था कि मैं इसे रोज़ लिखूंगा और रोज़ ही प्रकाशित कर दूंगा। यह एक गलत बात भी हो सकती है, क्योंकि आप संशोधन से खुद को बचा लेते हैं। आप लिख रहे हैं और उसे प्रकाशित कर दे रहे हैं। लेकिन यह मैंने किया प्रेमचंद में भी। तो इस तरह ये लिखी जाती रही लगातार, और कुछ लोग इसको पढ़ते रहे, उनमें से कुछ लोग यहाँ हैं बैठे हुए, वे राय देते रहे, बतलाते रहे, उससे आगे का लिखना भी चलता रहा। रोज जो घटनाएं हो रही थी उनका असर मेरे अगले लेख पर पड़ रहा था। तो एक क्रमबद्धता भी आप इसमें देख सकते हैं और एक क्रम भंग भी देख सकते हैं। सर, मेरे पास कोई नया प्रश्न नहीं है। अशोक जी ने एक प्रश्न पूछा आपसे जिसे आप टाल गए। अंतःकरण कि मुक्तिबोध का जो अंतःकरण है वो किसी भाववादी दर्शन और चिंतन से पैदा इतिहास निरपेक्ष अंतःकरण है या इतिहास के भीतर का अंतःकरण है, उसकी राजनीति से, उसकी सत्ता संरचना से बना हुआ अंतःकरण है। अशोक जी ये मुक्तिबोध के संदर्भ में पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और इसका जवाब अभी हाल ही में रामजी राय जी की किताब आई है, शुरुआत ही इसी प्रश्न से करते हैं और कोट करते हैं अशोक जी को वो, और इसका जवाब देते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब दें जो अशोक जी ने पूछा। टाल गया था कहना उचित नहीं है। हर प्रश्न पूछे जाने वाले से नहीं होता है, और ये अशोक जी की उक्ति है जिसको मैं अलग अलग जगह जाकर दोहराता रहता हूँ। प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर न मांगो। तो प्रश्न खुद अपने आप में उत्तर होता है, और अशोक जी के प्रश्न में उसका उत्तर था। मैं फिर आपको सावधान करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रत्यय यानी भाववादी, अब अगर इस पर मैं यह पूछूं कि भाववादी दर्शन से बना हुआ अंतःकरण क्या होता है, तो उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। और वो उत्तर नहीं दिया जाता है, मान लिया जाता है कि वह है कुछ और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। शमशेर बहादुर सिंह ने अकेलेपन की बात की, हम सॉलिट्यूड की बात करते हैं, एकांत की बात करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविता में एक जगह मेरा अकेलापन समय के चौराहे पर मेरा अकेलापन है, एक बहुत लंबी पंक्ति उन्होंने बनाई है। ठीक ठीक मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को पढ़ा जा सकता है। तो आप हमेशा यह कह सकते हैं कि कोई भी अंतःकरण उसकी एक सामाजिक अवस्थिति तो होती ही है, ऐतिहासिक अवस्थिति होती है, इससे कोई इनकार नहीं करता कि वह होती है। लेकिन आप उसको हमेशा उसी की के संदर्भ में नहीं देखेंगे, क्योंकि मनुष्य चुनौती भी देता है जो सामने है, इसलिए वो हमेशा उसकी निर्मित नहीं है, वह जो कुछ है उसको तोड़ भी देना चाहता है। इसलिए हो सकता है उसका अंतःकरण बिल्कुल स्वतंत्र हो उसकी जो सामाजिक अवस्थिति है उससे, और इसके चलते वह उसको चुनौती दे रहा हो, जो उसका समय है या कुछ भी है। यह बात समझने में हम लोगों को काफी वक्त लगा, और इसलिए जैसा मैंने कहा कि शमशेर बहादुर सिंह की हमने उसको उनका औचित्य साधन करने की कोशिश की मार्क्सवाद के संदर्भ में। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अब उन जंजीरों से आजाद हो जाना चाहिए, और साहित्य के मामले में ये बहुत हमारी मदद नहीं करते। भाववादी अंतःकरण, कक्षा में खड़े होते ही छात्र कहना शुरू कर देते हैं प्रेमचंद कौन थे, तो वो आदर्शवादी यथार्थवाद के लेखक थे। और मैं हमेशा पूछता हूँ आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, इसकी हमारे पास कोई व्याख्या नहीं है। तो मेरा अंतःकरण हो सकता है पूरी तरह से, मैंने अपना वो अंतःकरण बनाया है, उसमें ईंट, गारा, बाकी चीजें, मसाला, मैंने बहुत कुछ अलग अलग जगह से लिया। लेकिन आप मुझसे ये अधिकार मेरा नहीं छीन सकते कि वह सिर्फ मेरा और किसी का नहीं, उसकी कोई समानांतरता नहीं है, उसकी कोई समतुल्यता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इनसे तुलना की जा सकती है। ये एक दूसरी चीज है जिसको मुक्तिबोध भी कहते हैं और इत्तेफाक से कार्ल मार्क्स भी कहते हैं, वह यह कि हर व्यक्ति विलक्षण है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, और हर व्यक्ति में अद्वितीय होने की क्षमता है, और इसी क्षमता से आप उसको वंचित कर देते हैं, यही सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो वो कोई भी ऐसी व्याख्या कर रहा हो या जवाब दे रहा हो मार्क्सवादी, मुझे लगता है उसने मार्क्सवाद भी थोड़ा अधूरा ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि मार्क्सवाद भी एक नहीं है। अब हम जानते हैं कि मार्क्सवाद तो सैकड़ों है। मेरा एक सवाल है बस। अब ये अंतिम, माइक, हाँ आ रही आवाज। तो बात दरअसल ये है कि जब हम हिंदी साहित्य को लेकर के पर्टिकुलर बात करते हैं तो कुछ सेट नैरेटिव्स हैं। जब हम रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध इन्हीं तक, मतलब इन्हीं के बीच, या कुछ और हैं जिनके बीच में फंस के रह जाते हैं। अब मुक्तिबोध और शमशेर पर जब हम बात करते हैं तो दरअसल हम बहुत कुछ ऐसा छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम देखें कि क्या अब चूंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया भर में मार्क्सवादी लोग ही मार्क्सवाद और कला के बीच के संबंधों के
की छानबीन कर रहे थे, उसको उसका सैद्धांतिकीकरण कर रहे थे। और उसी क्रम में हम देखते हैं लुकाच, ब्रेख्त की बहस और बेंजामिन और अडोर्नो, इन सारी चीज़ों की, इन सारे लोगों की सैद्धांतिकियाँ। अब जब हम मार्क्सवाद हिंदी साहित्य में आकर के जब पर्टिकुलरली मुक्तिबोध और शमशेर पर बात करते हैं, तो उन लोगों के साथ इन लोगों का क्या रिश्ता रहा है और वो किस वजह से यहाँ के मार्क्सवादी विचारकों के साथ, आलोचकों के साथ अपने मतलब अब एक तरह से कह सकते हैं कि अधूरापन पा रहे थे, और उनको जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ उनको यहाँ नहीं मिल रही थी, इसीलिए खास तरह की असहमति भी बन रही थी। और इसीलिए हम देखते हैं कि मुक्तिबोध लंबे लंबे निबंधों में इन लोगों से बहस करते हैं और अपनी नई कविता और अपनी कविताओं के बारे में तमाम व्याख्याओं पे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि जब हम इन पे बात करें तो क्या हमको उन लोगों के भी बारे में याद रखना चाहिए कि वो जिस तरह से मार्क्सवाद के साथ कला और साहित्य के संबंधों को खोल रहे थे, व्याख्यायित कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि लुकाच एक बड़े मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, लेकिन बाद में जो है ब्रेख्त ही उनको अपनी बातों से, और बाद में फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने उनको एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया था। तो मुझे थोड़ा इसी संबंध में अगर आप थोड़ा रोशनी डालें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। अवश्य सारे संदर्भ लिए जाने चाहिए। अगर आपने एडोर्नो पढ़ा है, आपने बेंजामिन पढ़ा है, आपने लेविनास पढ़ा है, आपने लाकां पढ़ा है, सारे ही संदर्भ उपयोगी हैं और लिए जाने चाहिए। किसी कवि की अर्थ छवियों या उसकी परतों को खोलने में ये हमारी मदद करते हैं। तो कुछ भी हमारे लिए किसी से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर किसी से जूझेंगे। सवाल यह है कि स्वयं आपका जो वैचारिक अनुभव का दायरा है वह कितना विस्तृत है या कहाँ तक आप जाते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो यह, और शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी दिलचस्पी किस चीज़ में, क्या हमारी दिलचस्पी इन प्रत्ययों में है, हमारी दिलचस्पी मार्क्सवाद में है, या हमारी दिलचस्पी मुक्तिबोध में है। अगर हमारी दिलचस्पी मुक्तिबोध में है तो हम एक दूसरे ढंग से मुक्तिबोध को पढ़ेंगे, लेकिन हमारी दिलचस्पी यदि इन सारे वैचारिक प्रत्ययों में है तो जाहिर तौर पर हमारी पूरी बहस मुक्तिबोध से अलग हो जाएगी। जैसे उनका कहना है कि मनुष्य में हमारी रुचि है या नहीं, उसी तरह यह प्रश्न किया जा सकता है कि हमारी रुचि कविता में है या नहीं। तो मुक्तिबोध का पूरा संघर्ष आखिरकार भाषा का संघर्ष है। इस विषय पर हिंदी में विचार नहीं किया गया कि क्यों इतने विशेषण मुक्तिबोध करते हैं। और फिर मुझे अशोक वाजपेयी की ही एक बात याद आती है, इसलिए नहीं कि शुरू में उन्होंने इतनी अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया मेरी किताब पर बात करते हुए, इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, बल्कि यह कि दुनिया में पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, लेकिन वह सुंदर है यह तो हमने ही कहा, मनुष्य ने कहा। एक ऐसे ही बैठ के बातचीत हो रही थी, उसमें अशोक जी ने यह बात कही कि पेड़ है लेकिन विशेषण तो मैं दे रहा हूं, विशेषण मनुष्य दे रहा है। यशपाल से एक बार मेरी बात हो रही थी, प्रोफेसर यशपाल से, और मैंने थोड़ा दार्शनिक होने का प्रयास किया क्योंकि यशपाल स्पेस साइंटिस्ट थे। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर यशपाल, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम इसमें तो एक कण भी नहीं। तो यशपाल ने अपने अंदाज में उत्तर दिया, एंड येट वी आर। तो ध्वस्त कर दिया उन्होंने मुझको तुरंत कि आप बहुत ज्यादा फलसफे में ना जाएं, और जो मेरा महत्व है उस महत्व को, एंड येट उन्होंने कहा यस इट्स वास्ट एंड व्हाट आर वी बट एंड येट वी आर। तो मुक्तिबोध भी कहते हैं एंड येट आई एम, यस देयर इज अ मार्क्स, यस देयर इज लुकाच, देयर इज ब्रेख्त, एंड हियर आई एम। मुझे देखो,
तो हमको सीधे मुक्तिबोध के पास ही जाना चाहिए। मित्रों, इन्होंने जो प्रश्न उठाया उससे एक बात ये भी निकलती है कि ये भाववाद, फलावाद और मार्क्सवाद ये सब तो बाद में आते हैं। कोई आदमी ये थोड़ी तय करके लिखना शुरू करता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इसका ये होगा। वो अपने अनुभव को, अपने विचार को, जो भी कच्चा पक्का है, वो धीरे 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 वो एक दृष्टि में बदलता है। कवि के पास शुरू में दृष्टि नहीं होती और इसलिए वो कई दृष्टियों को चुन लेता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी लगता है कुछ हो सकता है, इसमें भी हो सकता है कुछ हो सकता है। अब हम ही लोगों ने जब लिखना शुरू किया था तो मसलन मेरे मन में लोकप्रियता को लेकर घोर संदेह था। जो लोकप्रिय है वो मुझे अमान्य था, तो इसलिए फिल्मी गाना मैंने छोड़ दिया, शास्त्रीय संगीत में चला गया। मतलब मैं उसमें रुचि लेने लगा। और उस समय के लोकप्रिय कवि कौन थे? बच्चन, दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन इत्यादि। मैं इनमें से किसी को कवि मानने को तैयार नहीं था। क्या कवि है ये? कोई कवि है? तो दृष्टि नहीं बनी थी, लेकिन एक तरह की रुचि ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया। बाद में वो दृष्टि क्या बनी, ये बनी, वो अलग बात है। आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? प्रवीण, मेरी दिलचस्पी अंधेरे में है। एक सवाल से मैं ये पूछना चाहता था कि अपूर्वा सर, आप टकराए कि नहीं? मुक्तिबोध को गांधी याद आते हैं, टॉल्स्टॉय याद आते हैं और सीधे तिलक याद आते हैं। मतलब ये लिखते वक्त किताब इस सवाल से आप जूझे कि नहीं कि ये तिलक ही क्यों याद आए, भगत सिंह क्यों याद नहीं आया? क्योंकि तिलक की एक अपनी राजनीति थी। हाँ। और इसीलिए लिखना इतना पेचीदा है, क्योंकि मुक्तिबोध दरअसल उसमें क्या कर रहे हैं ये हमें देखने की जरूरत है। तोल्स्टॉय के बारे में इसहाक बाबिल जो रूसी कथाकार थे और जिनको प्रताड़ित किया गया, जब उनको सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत यूनियन की जो राइटर्स यूनियन, उसमें पेश किया गया और उनका इंटरोगेशन हुआ, सवाल जवाब हुआ, तो बाबिल से पूछा गया तोल्स्टॉय के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बाबिल ने जवाब दिया कि तोल्स्टॉय संसार को लिखता है, he writes world। तो तोल्स्टॉय वह हैं और तोल्स्टॉय दिखते हैं आसमान में। गांधी जिस तरह दिखते हैं वो हम सबको, जिन्होंने अंधेरे में कविता पढ़ी है, उनको पता है। तिलक के बारे में खुद गांधी ने लिखा है, तिलक और गोखले इनकी तुलना करते समय, क्योंकि गांधी के सामने एक प्रश्न था जब भारत में वे आए, उनको एक चुनना था, उन्होंने चुन लिया गोखले को। लेकिन तिलक के बारे में उन्होंने जो कहा, ठीक वो शब्द नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि तिलक एक दुर्लंघ्य पर्वत है जिनसे भय लगता है, जबकि गोखले एक प्रशांत से व्यक्ति हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। तो मैं उसको एक काव्य युक्ति के रूप में देखता हूँ। आप तिलक की मूर्ति देखिए, तिलक की मूर्ति जैसे तड़कती है उसको देखिए, उसमें से रक्त गिरता है उसको देखिए। तो तिलक की जो भव्यता है, तिलक से रमाबाई की बहस, तिलक की अपनी राजनीति, तिलक गणेश पूजा उत्सव शुरू कर रहे हैं, यह सब कुछ उनका एक स्तर पर हिंदूवाद, यह, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि तिलक भव्य है। और मुक्तिबोध यहाँ तीनों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भव्यता के लिए कर रहे हैं। गांधी का प्रकरण याद कीजिए जिसमें गांधी ये कहते हैं, दुनिया न कचरे का ढेर, कि उसको चुभने कोई भी कुक्कुट अगर चढ़ जाए और भाग दे तो बन जाए मसीहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मसीहा लोग हैं अभी, तो कचरा चुनने के लिए जो चढ़ा हुआ है वो भाग दे रहा है और लोग मसीहा मान रहे हैं। लेकिन गांधी अंततः उस भव्यता के लिए है वहां, तिलक भव्यता के लिए है और तोल्स्टॉय विस्तार के लिए। हमारे पास
उस मैंने मुक्तिबोध के पास काव्ययुक्ति के लिए शायद इससे बेहतर व्यक्ति तो नहीं थे, इसलिए कोई ये कह सकता है भगत सिंह क्यों नहीं। लेकिन भगत सिंह के बारे में भी बात करते समय हमें याद रखना चाहिए कि उस जो 23 साल का भी नहीं हुआ, उसके कंधे पर इतिहास का इतना बोझा भी हमें नहीं डालना चाहिए। हम इतना बोझा डालते हैं भगत सिंह पर, इतना बोझा डालते हैं। अंबेडकर जिन्होंने पूरा जीवन जिया, गांधी जिन्होंने एक पूरा जीवन जिया, हम भगत सिंह को उनके बराबर लाके खड़ा कर देते। तो भगत सिंह के साथ थोड़ा रहम करने की भी जरूरत है। इससे हमारा आज का आयोजन संपन्न होता है। अगला आर्ट मैटर्स 7 अक्टूबर को होगा। निर्मल वर्मा पर अंग्रेजी में एक बायोग्राफी आई है, हियर एंड हियर आफ्टर, जो विनीत गिल नाम के कम से कम मेरे निकट अज्ञात कुलशील व्यक्ति ने लिखी है, लेकिन बहुत अच्छी बायोग्राफी लिखी है। तो उस पर हम विनीत गिल से चर्चा करेंगे। आप सब आमंत्रित हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए और समय पर चाय पिए, जो भी खा सकते हैं वो खाएं और वक्त पर यहाँ आ जाएं। धन्यवाद।